नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। पाकिस्तान जो अपनी आतंक परस्ती, आतंक के प्रति प्रेम, अपने भिखारी वाले रवैये की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। पूरे संसार को पता है कि आतंकिस्तान आखिर क्या मंशा रखता है। जब वो मीठी मीठी बातें करे, यानी समझ जाइए कि कुछ बड़ी साजिश रचने वाला है। लेकिन वहां पर आतंकियों के प्रति प्रेम इस कदर है कि अब वहां की जनता अपनी सरकार से सवाल पूछने लगी है। और हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान की जनता अब हिंदुस्तान की तरफ उम्मीदों की नजरों से देखती है कि जब ऐसे देश जो लगभग साथ में ही आगे बढ़ना जो शुरू हुए, जो अस्तित्व में आए, आखिर उन दोनों में इतना अंतर कैसे? क्यों हिंदुस्तान ऊंचाइयों पर है और पाकिस्तान गर्त की तरफ जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ कैसे आतंकियों को पालना पोसना अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना पर और सरकार पर भारी पड़ रहा है। बलूचिस्तान और गिलगिस्तान में आखिर क्यों बार बार यहाँ की जनता अब बार बार पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों को बुलंद करती है और अपनी सरकार से सवाल पूछती है? कैसे एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है और मुश्किल में पड़ता नजर आता है, बताएंगे आपको नापाक में। आतंकियों को पालते पालते पाकिस्तान आज उस मुहाने पर खड़ा है जहां पर देश कंगाल हो चुका है, आवाम तिल तिल कर मरने को मजबूर है। एक ऐसा मुल्क जो भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया के सामने चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सरकार अपने घर के मसले सुलझाने की बजाय दुनिया भर के मंचों पर ज्ञान बांट रही है। आज पाकिस्तान की जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है। शहबाज शरीफ और मुनीर की जोड़ी के खिलाफ सड़कों पर आक्रोश है। हालात ये है कि पाकिस्तानी आवाम भारत के विकास और पीएम मोदी के नेतृत्व को देखकर अपनी किस्मत को कोस रही है। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर नर्क बन चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में आज बुनियादी जरूरतें पूरी करना एक डरावना सपना बन चुका है। आवाम कह रही है कि खाने के लिए आटा तो छोड़िए, अब दुनिया से जुड़ने के लिए डाटा भी नहीं है। इंटरनेट और टेलीकॉम टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है कि आम पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहा है, मोदी जी जियो का नेटवर्क पाकिस्तान में भी लगवा दीजिए। ये केवल एक मजाक या मीम नहीं, बल्कि ये उस हताशा का प्रतीक है जो वहाँ की जनता महसूस कर रही है। एक तरफ भारत में दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे तेज इंटरनेट डेटा मिल रहा है, डिजिटल क्रांति हो रही है। वहीं पाकिस्तान में बुनियादी कनेक्टिविटी के लिए लोग तरस रहे हैं। जब पेट खाली हो और जेब में पैसे ना हो तो सरकार के खोखले वादे सिर्फ जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। ना यहाँ पे पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, तो बेसिक तो आप सोचना छोड़ ही दे कि भाई बेसिक कोई चीज पाकिस्तान में है। और नेट की अगर आप बात करती है ना, नेट तो हमारा पता नहीं क्या सदियों पुराना वही चीज चल रही है। 4G है और 5G कहीं कहीं है, और बिल्कुल आपने मोटरवे के जहाँ पे आपको नेट की ज्यादा जरूरत पड़ती है वहीं पे इंटरनेट नहीं आता। तो इतना गुस्सा चढ़ता है, रास्ते में लोकेशन खोलनी हो, किसी को सेंड करनी हो तो आपका इंटरनेट ही नहीं आ रहा होता। क्या वहाँ पे क्या हम खला में पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं? सड़कें आपने लंबी लंबी कर दी है, मोटरवेज आपने बना दिए, इंटरनेट की आप फैसिलिटी नहीं दे रहे। इसके अलावा यहाँ पे वैसे ही बड़ी शर्मिंदगी होती है। अक्सर इंडिया में जो वीडियोस वायरल होती है, मैं खुद देखती हूँ कि जो पाकिस्तान में हम इंटरव्यू लेते हुए अगर किसी से कह ले कि भाई अपना नेट ऑन करे, वो कहते हैं हमारे पास नेट नहीं है। अब नेट है इतना महंगा, हमने PTCL को कहा है कि वो बकवास, वो खड़ा है, वो पीछे कैमरा नहीं दिखा सकता, लेकिन यही सामने बना हुआ और 6500 का पैकेज लिखा हुआ है पीछे। तो और सर्विसेज इनकी है नहीं, लोग आते हैं कि हमारी सिम नहीं चल रही, हमारी चीजें नहीं चल रही, ऑफिस इनका बंद रहता है। अगर आप 6000 रुपया दे के भी इंटरनेट नहीं गंदा यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा यूज कर रहे हैं, तो फिर हमारे जैसी जो पब्लिक है वो सिर्फ व्हाट्सएप पैकेज लगाती है और उसी पे ही गुजारा करने की कोशिश करती है। तो काफी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आपकी प्रायोरिटी पता नहीं, ना आपकी प्रायोरिटी डैम बनाना है, ना आपकी प्रायोरिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, ना आपकी प्रायोरिटी डिजिटल पाकिस्तान बनाना है,
आपकी प्रायोरिटी शायद कुर्सी के चक्कर में ही है। और मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि 400 और 6000। हाँ बिल्कुल, ये देखे ना, ये 6000 लिखा हुआ है, साथ लिखा है यूफोन 4G। 4G कहाँ 6G। तो आप खुद ही अपने हालात देखें, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। हम चले गवर्नमेंट की तरफ ना देखें, हम स्टूडेंट्स की तरफ ना देखें, हम अगर आप खुद एक ब्रॉडबैंड कंपनी है, आप इस चीज पे वर्क कर सकते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है या आपके पास क्या चीज ऐसी नहीं है कि आप जो है वर्क नहीं करें। वो अभी चलता नहीं है। आप यहाँ पर अपलोडिंग के लिए कुछ चीज लगा तो इतनी बफरिंग हो रही होती है कि आपके तो छोड़ो यार, हमने इस पे क्या अपलोडिंग करनी है। और स्पीड भी अच्छी नहीं आ रही होती है। इतने महंगे महंगे पैकेजेस हम लोगों ने लगवाए होते हैं, अब उनका सुन के हम सोचे कि 400 का पैकेज लगता है, भाई उनकी स्पीड भी अच्छी चलती है। बिल्कुल यही बात है ना कि देखिए, स्पीड है, इकोनॉमिकल प्राइस है, हर चीज तो उन्होंने अपनी आवाम को दी हुई है। अब ये इंटरनेट का दौर है, हर चीज आपने स्कूल कॉलेज से कुछ नहीं पढ़ना, आपने यूट्यूब खोल लिया, आपने इंटरनेट से सर्च करना है, आपने रिसर्च इंटरनेट से करनी है। हमारे मुल्क में अगर पढ़ाई का देखा जाए तो सत्यानाश हुआ है, तो हम जो है वो इंटरनेशनल जो टीचर्स हैं उनको सुनते हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए भी नेट चाहिए। लेकिन वो भी मतलब जरा सा कोई फंक्शन हो जाए तो हर जगह के सिग्नल जो है बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। पाकिस्तानी आवाम अब अपनी सरकार की भारत विरोधी साजिशों की हकीकत को समझने लगी है। वहाँ के आम नागरिक अब खुलकर कैमरों पर कह रहे हैं, हमारा पानी इंडिया से आता है, हमारी हवाएं वहां से जुड़ी हैं, तो हम उनके साथ दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं। दशकों से पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जनता को कश्मीर और भारत का डर दिखा करके बेवकूफ बनाया, लेकिन आज जब देश की नदियां सूख रही हैं, कृषि संकट गहरा रहा है, तो जनता को समझ आ रहा है कि भारत के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते अच्छे रखना पाकिस्तान की मजबूरी ही नहीं बल्कि उसके अस्तित्व के लिए जरूरी था। भारत ने हमेशा जिम्मेदारी दिखाई, लेकिन पाकिस्तान की सेना और सरकार ने केवल नफरत की राजनीति को पाला पोसा। आज से पानी नहीं बंद किया। देखिए, जब आप किसी के साथ दुश्मनी है, आपको पता भी है एक हमसाया है, वहां से रोजाना आपको पानी मिलता है, वहां से आपको खाना मिलता है, हवाएं मिलती है, तो आपका काम ही नहीं उसके साथ लड़ना। शुरू से हमें उनका साथ जंग करना बनता ही नहीं है, ठीक है ना, कोई सी भी मार्के पे, क्योंकि हमारा सारे दरिया उधर से आ रहे हैं। हमारा इंडिया के साथ जंग करना बनता ही नहीं था। जब हम अलहदा हुए थे, हम मिलजुल के रहते, जंग ना करते, आज ये मसले ना उठते। आज ना वो अग्नि 7 बनाते, ना हम एटम बम बनाते, ना ये सारा कुछ होता। देखिए, पाकिस्तान सोया हुआ तो नहीं है ना। जब हम कालाबाग डैम नहीं बना सके, हम कोई जितना पानी हमें मिलता है ना, अल्लाह की तरफ से मिलता है, हम क्यों दूसरों की तरफ देखते हैं। जब पानी वो छोड़ देता है फालतू, तब भी हम रोते हैं, क्यों छोड़ा है जी, हमारे पास तो डैम नहीं है, ये अब हमारी जमीनें खराब हो जाएंगी। तो लिहाजा पाकिस्तान को पता है कि एक ना एक दिन, जब दुश्मन के पता होता है एक ना एक दिन मैं उसको तकलीफ दूंगा, ये मेरा पानी बंद करे। अपने इतने दरियाओं का पानी जाया हो जाता है, कोई हम सेफ नहीं करते हैं। और इंडिया तो हमारा हर चीज रोकेगा, उसका हक है, जो भी है। हम क्या कर सकते हैं, हम रोने के बजाय कुछ भी नहीं कर सकते। हम आवाम को कहेंगे जी हम आपको पानी और कहीं से ला देंगे, हम कहीं और से दरिया निकाल लेंगे। तो पाकिस्तान तो पहले ही बंजर हो चुका है। पाकिस्तान देखे, हमेशा कोई भी चश्मे नहीं चलते, हमेशा कोई दरिया नहीं चलते, एक ना एक दिन काल पड़ता है, खत्म चीज होती है। उसका मुतबादल पाकिस्तान ने क्यों नहीं सोचा। और हुकूमत को चाहिए अब इसका खुद ही जवाब दे। पाकिस्तानियों का मेरे समेत सबसे बड़ा कसूर है कि जो हमसाये में होता है उसके साथ नहीं बनाते, दूसरे शहर में दोस्तियां करते हैं। शारजा में दोस्तियां करेंगे, अमेरिका में दोस्तियां करेंगे, और मुल्कों से दोस्ती, जो नेबर होगा उससे हम दोस्ती नहीं करते। यही हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। दुनिया की तो आपकी सुलह कराते हो, अमेरिका को आप ये कहते हो, दुनिया को मशवरे देते हो, तो अपने मुल्क में जो कहत पड़ेगा उसके लिए आप क्यों नहीं बोलते हो। इस कंगाली और बेबसी ने पाकिस्तान के लोगों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वे अपने इतिहास पर भी सवाल उठा रहे हैं। आज सड़कों पर लोग रोते हुए कहते हैं, काश बंटवारा ना हुआ होता, और अगर हुआ भी था तो अच्छा होता कि हम इंडिया में ही रह जाते,
ये दर्द उस देश की जनता का है जिसे कभी जन्नत बनाने के ख्वाब दिखाए गए थे। आज जब वो ये देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर है और जल्दी तीसरे स्थान पर पहुंचने वाली है, जबकि पाकिस्तान डिफॉल्टर होने से बचने के लिए IMF के सामने घुटने टेक रहा है, तो वो मलाल करने लगते हैं। भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, तरक्की कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में हर नागरिक खुद को असुरक्षित और लाचार महसूस कर रहा है। उन रिश्तेदारों ने आपके इंडिया के अंदर क्या देखा, वहाँ के हालात कैसे थे? उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे हमें पता ही नहीं चला, इतना प्यार मोहब्बत से लोग मिलते हैं और कोई किसी के साथ ना फ्रॉड है ना कोई चीजें जो है ना, दुकान वाले डरते हैं कि यार इसमें मिलावट नहीं होवे, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, वो डरते हैं। ईमानदारी है, कानून की बालादस्ती है। हमारे पास यहाँ पे चाय पत्ती में चने के छिलके मिला के दे रहे। इंडिया के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो इंडिया हमारे मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बड़ा कंट्री है। उनका अगर आप खाली बसेस का निजाम देखें, रेलवे का निजाम देखें, वो हमसे कहीं ज्यादा ऊपर है, जबकि दोनों बिल्कुल एक साथ आजाद हुए हैं। ये हमारे लीडरों की वजह से भाई, उनको अपने घरों से अपने जेबों से प्यार है, पब्लिक का नहीं सोचते हैं, अपने मुल्क का, जिस मुल्क में वो रहते हैं, जिसका खाते हैं पीते हैं, उस मुल्क के अवाम के लिए कोई सोचते नहीं है। इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ करेंगे, काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से निकल गए ना, यहाँ से चले गए, वो लोग सेव हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो लोग सेव नहीं है। मैं जो समझता हूँ, दो कंट्री एक साथ आजाद होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है, एक कंट्री के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। हालात इस नेच तक पहुंचाए किसने और कैसे पहुंचे और कैसे रिकवर हो सकते हैं? सर देखिए, पाकिस्तान जब बनने के लिए गया था ना, आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान जैसे ही बना था ना, वैसे हमारे यहाँ काली भेड़ इसके अंदर आना शुरू हो गई थी। कायदे आजम को टीबी हुई, वहां से जब लेकर आया जा रहा था, उसके अंदर भी काली भेड़ें मौजूद थी। एम्बुलेंस खराब हो गए रास्ते में। बिल्कुल ऐसा ही है सारी, अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो ये सब चीजें अभी से नहीं है, बहुत पहले से हैं। और ये वही लोग हैं जो आगे बढ़ते यहाँ तक पहुंचे, और ये नहीं तरक्की करने देंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बोलते हैं हम खा लें, अगर कुछ बचे तो हमारी बच्चे खा लें, अगर और बच जाए तो उनकी नस्लें खा लें, हमने आवाम को नहीं खाने देना है। तो इस तरीके से तो ज़ाहिर हालात मजीद डाउन होते चले जाएंगे, पाकिस्तान और डाउन से डाउन होता चला जाएगा। अभी इतने मुश्किल हालात है, यकीन करो कोई समझ नहीं आ रही, बंदा खुदकशी करे, क्या करे क्या ना करे। पेट्रोल के प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, तकरीबन डबल हो चुके, डबल से भी ज्यादा। अभी हम ये समझ लें, हमारे जहन में तो ये बात चल रही है कि 5.5 को क्रॉस करेगा अभी बकरीद के बाद। ये अभी तक हमने सुने में आया। अच्छा, ये जहाँ तक मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल है। ये हमारे पास सिर्फ ऐसा हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा। अगर बढ़ते हुए तो डॉलर्स के अंदर, वो भी पॉइंट्स में। इलेक्शन के टाइम पे हर घर का पता होता है, हर आदमी का पता होता है, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं कोई नजर नहीं आता। मेरे जेब का पता होता है ना, अपनी जेब तो बढ़ते रहते हैं फिर। तो यही है मसला ना, अपना जेब भरते हैं। वहाँ पे कानून है, हमारे पास जिस मुल्क में कानून नहीं होगा ना, वो मुल्क कभी सुधर ही नहीं सकता ना। ये मेरा 70 साल का तजर्बा है। तो हमारे यहाँ कौन सी मादनियात मौजूद नहीं है? हमारे यहाँ सोने की कानें मौजूद है, हमारे यहाँ मार्बल मौजूद है, हमारे यहाँ जेमस्टोन मौजूद है, हमारे यहाँ पेट्रोल मौजूद है, हमारे यहाँ डीजल मौजूद है, हमारे पास ग्रीस निकाला जा सकता है, हमारे पास समंदर से कितनी बढ़िया हमारे पास मौजूद है कि हम मछलियाँ कितनी बेहतरीन तरीके से निकाले जा सकते हैं, हमारे पास तांबा निकाला जा सकता है, हमारे पास कोयला निकलता है, हमारे पास नमक निकलता है। कौन सी मादियात नहीं है? रेकोटेक में $100 बिलियन का सोना मौजूद है, रेकोटेक बलूचिस्तान में। लेकिन हमने सिर्फ बेचना है। हमारी गवर्नमेंट उस जगह को बेच देती है और बाहर से लोग आके उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और वो कमाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ सिर्फ यही चलता है, हम लोग अपनी चीजों से कभी फायदा नहीं उठाता। अगर सऊदी के पास क्या चीजें पता है आपको? सिर्फ ऑयल, इसके अलावा कोई मादनियात नहीं। उसी पे चल रहे हैं, उसी के ऊपर उसने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा लिया। ये देखें आप, क्यों? क्योंकि उनका जहन अच्छा था, वो लोग अच्छे जहन से काम कर रहे थे। हम अब इतनी सारी चीजें होने के बावजूद हम किसी एक चीज को निकालने में कामयाब नहीं हुए। सुई गैस तक तो हमने बेच दी है, हमने अपनी बदीन की साइडें सारी बेच दी हैं, ऑयल की सारी बेच दी है, पनामा हमने बेच दिया, जितनी भी हमारे पास साइडें थी हर सारी साइडें हम लोग बेच के बैठे हुए। पाकिस्तान की इस बदहाली के जिम्मेदार कोई बाहरी ताकतें नहीं, बल्कि उसके अपने हुक्मरान हैं। शहबाज शरीफ की सरकार और जनरल मुनीर की फौज मिलकर देश को गर्त में धकेल रही है। जिस पैसे का इस्तेमाल स्कूलों, अस्पतालों, उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में होना चाहिए था, वो पैसा सालों तक आतंकी संगठनों को पालने, उन्हें ट्रेनिंग देने और भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ने में उड़ा दिया गया। नतीजा क्या हुआ? आज वही सांप पाकिस्तान को खुद डस रहे हैं। देश के भीतर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अन्य गुट हर दिन सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। आतंकवाद को पालने की इसी जिद ने आज पूरे देश को एक जिंदा नर्क में तब्दील कर दिया है। समय रहते अगर पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सबक लिया होता तो भारत की तरह लोकतंत्र को मजबूत भी कर सकता था और विकास पर ध्यान भी केंद्रित कर सकता था। आज उसकी आवाम को इस तरह दाने दाने के लिए मोहताज भी नहीं होना पड़ता।
लेकिन जब तक रावलपिंडी के जनरल और इस्लामाबाद के नेताओं की सोच नहीं बदलेगी, पाकिस्तान इस नर्क से बाहर नहीं निकल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ की सेना यहाँ के हिस्से पर किस तरह से बर्बरता करती है, यहाँ की आवाम की आवाज नाराजगी से स्पष्ट हो जाता है। और यही नाराजगी अब कहीं ना कहीं सेना और सरकार को मुसीबत में और चिंता में डाल रखी है। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान में है 7 जून को चुनाव विधानसभा के, और इन विधानसभा चुनावों से पहले पाकिस्तान की सत्ता और सेना पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। विपक्षी दल और स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनावी मैदान को प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही है और कुछ खास उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आरोप तो ये भी है कि जो प्रतिबंधित आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए राजनीतिक चेहरे हैं, उन्हें चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ सकता, बात चाहे उसके दोस्त की हो या फिर उसके दुश्मन की। कंगाल पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि वो हर किसी को ठगना चाहता है और अमेरिका की चापलूसी करना ही चाहता है। एक बार फिर पाकिस्तान का काला सच बेनकाब हुआ। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाला वो रणनीतिक इलाका है जहां चुनाव से पहले सियासी तापमान चरम पर है। लेकिन इस बार बहस विकास, रोजगार और जनता के मुद्दों पर नहीं, बल्कि चुनावी निष्पक्षता और कथित सैन्य दखल पर हो रही है। रिपोर्ट्स और विपक्षी नेताओं के आरोपों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना चुनावी समीकरणों को अपने हिसाब से मोड़ने में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि कुछ ऐसे उम्मीदवारों को समर्थन दिया जा रहा है जिनके संबंध लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद से जुड़े राजनीतिक नेटवर्क से बताए जाते हैं। और पाकिस्तान वो देश है जहां आतंकियों को पनाह दी जाती है। आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकियों को छिपा कर रखा जाता है। आतंकियों के साथ पाकिस्तान की सरकार और सेना का पुराना नाता है। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी कला आजमा रहा है, तो वहीं अपने ही देश बर्बादी के कगार पर है। इससे वहां की मुल्ला मुनीर सेना और शहबाज सरकार को कोई मतलब नहीं। कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखिए, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिससे आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं,
कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के खिलाफ होती हैं, और क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के खिलाफ है, अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम लीड कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें जो कुछ भी था, हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए। देखिए वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकॉनमी है जिस तरह की, इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना वो जॉब, पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज़ अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्या वजह है इसकी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुकूमत पे उनको ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी नहीं ठीक जा रही, इस वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, कुछ अरसे तक जो है ना इकॉनमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, जो हमारी होना शुरू हो गई है पिछले काफ़ी टाइम से बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूए की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूए कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ा जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है खामियां हैं जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ास नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर, हम जुगाड़ी हैं, 2 नंबर काम। वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबर ही नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है। और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है, उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा यूए के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि वो जॉब ही दुबई में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, स्किलफुल वर्कर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जो 2 नंबर लोग गए हैं, जो सिर्फ ये किस्म के ऐसे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। उनकी वजह से जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे थे, उनके वीज़ास भी नहीं मिल रहे, उनको कोई एमरेट आईडीज़ वगैरह नहीं मिलती, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। खुफिया सूत्रों देखिए, यही तो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं हकीकत है, जो हिस्से को विकास की तरफ लेकर जाए, जो जनता के हित की बात करे, वो पाकिस्तान की सेना और यहाँ के हुक्मरानों को आंखों में चुभता है। लेकिन वही आतंकी आंखों के तारे हो जाते हैं और यही वजह है कि उन्हें लगातार समर्थन दिया जा रहा है, चाहे घर में बैठने को लेकर हो या फिर चुनाव लड़ने को लेकर। यही तो पाकिस्तान की आतंक परस्ती को दर्शाता है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।